आज इसको बताना चाहेंगे इस बुकलेट को। पहली चीज तो होमवर्क नोट कर ले। होमवर्क है आपका टॉपिक नंबर 1, 2, 3। आपको प्रीलिम्स देना है, आपको मेंस देना है, दोनों के लिए ये आपको काम आने वाली है। वैसे तो पढ़ना पूरी बुकलेट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1, 2, 3। बोले सर हम तो महाकामचोर हैं, हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो एक काम करना, टॉपिक नंबर 2 जरूर पढ़ लेना। आईएएस देना तो 2 और 3 पढ़ लेना, बाकी भले ही मत पढ़ना। बट मेरा सजेशन ये कि अगर आप अच्छे विद्यार्थी हो, आपको बिल्कुल 1, 2, 3 से लेके पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ समझ के पढ़ने चाहिए। कई विद्यार्थियों की शिकायत है कि सर समझ में नहीं आता, ये है वो है, सारी चीजें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब समझ में आएगा। हम बता रहे हैं चीजों को कैसे क्या सॉल्व करना है। इसमें बहुत कम तथ्य मिलेंगे आपको, अभी आप इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि बोले सर आप इससे बता रहे थे ज्यादा तो आपने नोट्स में दे दिया है, और हमको सर लूसेंट में मिल जाते हैं, महेश वर्णवाल में मिल जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, सब चीजें होंगी। उसमें मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ तथ्य दिए हैं आपको, ठीक। इसमें आपको 100 तथ्य दिए हैं। पेपर इन 100 तथ्यों से ही बनना है। अब 1 करोड़ तथ्य पढ़ लेने वाला व्यक्ति विद्वान है कि क्या है, आप खुद ही अनुमान लगा लीजिएगा। मैं सिद्ध कर सकता हूँ एविडेंस के साथ में कि हाँ देख लो आप, यहीं से है। और जो इसमें से आएगा 50% तक तो आपको गाइड से बना लोगे, 50% रेंज होगी उसकी, 60%। उसके ऊपर का नहीं बनेगा, उसके ऊपर का केवल इसी से बनेगा आपको, जो मैंने सोर्सेज बताए आपको, लिखा है नोट्स। और जो बुक्स मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ उसको पढ़िए, प्री भी पास हो जाओगे, मेंस भी पास हो जाओगे। और नहीं तो गाइड में पढ़ पढ़ के पागलपन की अवस्था में पहुंच जाओगे, प्रिलिम्स क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आप जानिए। चलिए द नेक्स्ट वन। तो भारत, 2 एनसीईआरटी मैंने कही 11th क्लास की। फर्स्ट वन ये है, सेकंड वन एक और फिजिकल वाले। तो टॉपिक नंबर 1 पर आ जाओ साहब जी। सबसे पहला टॉपिक दिया आपको भारत। एक मोटे तौर पर अपन स्वरूप देख लेते हैं, क्या क्या डेटा दिया हुआ है, अपन उस पर फोकस होने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, टॉपिक नंबर 1 पर दिया है। एक एक पॉइंट बिल्कुल दिमाग पे चढ़ा लो, जो भी बातें मैं बताने वाला हूं, एक एक शब्द। इससे ज्यादा आप ऑलरेडी हो सकता है जानते होंगे, पर सारी चीजें वो नहीं जानते होंगे जो उसमें दी हुई होगी, उसको तैयार करना जरूरी है। द नेक्स्ट वन, भारत हमारा क्षेत्र, एक फिजिकल वे में देखें। भारत की जो सीमा कहलाती है वह 12 समुद्री मील करके कहलाती है, अगर एक कोस्टल वे में देखें तो 12 नॉटिकल माइल्स करके है। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां कहां से बनते हैं। यानी ये समुद्री सीमा बता रहे हैं अपन। भौतिक सीमा के बारे में बात करें तो भारत का कीवर्ड है 7। 7 देशों से भारत की सीमा लगती है। क्लॉकवाइज शुरू कर देना था। यहाँ आएगा क्या, पाकिस्तान। यहाँ आएगा अफगानिस्तान का पूरा एरिया। यहाँ चाइना वाला एरिया आएगा, 3 हो गए। यहाँ पर नेपाल आएगा, 4 हो गए साहब जी। भूटान आएगा, 5 हो गए। म्यांमार आएगा, 6 हो गए। बांग्लादेश आएगा, 7 हो गए। इसी बात को अपन ने कहा हुआ दैट इज 55 MBA करके कहा हुआ था। 55 MBA तो इन 7 देशों से लगती है। सबसे पहला जो ज्यादा से कम है, यानी सबसे ज्यादा, उसके बाद में घटते क्रम में 40-96 किलोमीटर फिजिकल लैंड बाउंड्री जो हमारी है वो लगती है किससे, बी फॉर बांग्लादेश से। उसके बाद में चाइना, उसके बाद में पाकिस्तान, फिर नेपाल। ये असेंडिंग ऑर्डर आपका आता रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे कम भी ध्यान रखना, ए फॉर क्या है, अफगानिस्तान। तो इसके साथ में आपकी सीमा लगती है। तो ये हो गई लैंड वाली सीमा आपकी, 15,200 किलोमीटर लैंड एरिया की सीमा करके कहलाती है, ठीक। जबकि हम बात करें समुद्री क्षेत्र की, तो समुद्री सीमा हमारी 12 नॉटिकल माइल तक की कहलाती है कि हाँ ये वाला क्षेत्र है। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र करके कहलाता है, यानी ये समुद्र किसी का नहीं है, पर वो सभी का है साहब, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया के संदर्भ में। समुद्री सीमा भारत की किन किन देशों से लगती है, तो बच्चे आस पड़ोस के देश तो पहचान जाते हैं। इसमें ध्यान रखना कि इंडोनेशिया वाला जो एरिया है यहाँ पर, उससे आपकी समुद्री सीमा लगती है, इसमें गलती मत करना।
इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा द्वीप होते हैं। भारत में यहां पर है बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप है, और जब आप इनसे आगे बढ़ते हो तो एक अंडमान सागर करके मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा अंडमान सी, जबकि यहां पर मिलेगा जावा सी। इन दोनों के बीच में मलक्का स्ट्रेट मिलेगी आपको। ये पॉइंट ध्यान रखना, कभी भी गलती नहीं करना, आया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समुद्री सीमा के बारे में बात करें, पहली बात की टोटल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 75, 16, 17 है किलोमीटर। टोटल टोटल का मतलब है कि मेन लैंड इंडिया का ये वाला कहलाता है, ध्यान रखना। जबकि अदर लैंड द्वीपों वाली यानी अंडमान निकोबार ये जो द्वीप है इन सभी को मिला लें। मेन लैंड अकेला बोले तो 6100 है किलोमीटर, इससे घटा लो तो बाकी बचा कितना आपके पास में? 1400 समथिंग। वो किसकी कहलाती है? इन द्वीपों की, प्लस यहाँ पर लक्षद्वीप है, इन द्वीपों की। तो मेन लैंड की सीमा 6100 किलोमीटर, जबकि यहाँ की सीमा मिलाकर ये तो टोटल कितनी हो जाती है? 75। अब इसके बाद में बोले सर ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है गाइड में, साहब ठीक है, मालूम है आपने ये पढ़ा हुआ है। अब इसके आगे का देखो, जो आपने नहीं पढ़ा समझा हुआ है उस पर क्वेश्चन यहीं से आते हैं साहब। आईएएस हो चाहे पीसीएस वगैरह हो, एमपीपीएससी हो, यहीं के प्रश्न होंगे। क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल और सिंगल सा सिंपल सा होगा। कहेगा कि एक, यहाँ आपको कहा ना कि भारत की सीमा कितनी? 12 समुद्री मील है, नॉटिकल माइल करके लिखा होता है। एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर? सिर्फ इतने 4 ऑप्शन दे देगा, बच्चे इतने में घूम जाने वाले हैं। ठीक, तो यूनिट का वो कन्वर्जन देता है, वो इसके पहले ही दे चुका है। जो भी वर्ड चर्चा में रहता है उसको दे देता है। इसके पहले आपने पेट्रोल वगैरह देखा, बोले सर पेट्रोल डीजल की कीमत, ऑयल की कीमत जो है प्रति बैरल इतनी बढ़ गई। बार बार वर्ड आया बैरल 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 बैरल। उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक बैरल बराबर कितने लीटर? बच्चा टक है, आईएएस हो चाहे पीसीएस वगैरह हो, दैट इज 159 लीटर करके है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर? एक समुद्री मील बराबर कितने? तो ध्यान रखना 1.8 किलोमीटर दिया हुआ है, 1.8 किलोमीटर, 1.824 होता है बराबर एक समुद्री मील नॉटिकल माइल करके कहलाता था। ये पॉइंट थोड़ी सा ध्यान रखना। चलिए भारत की स्थिति हम देख लेते हैं। भारत की स्थिति 30 डिग्री दोनों एंगल पर गैप आता है। दोनों एंगल यानी लॉन्गिट्यूड वाइज एंड लैटिट्यूड वाइज, दोनों ही एंगल पर 30 डिग्री का गैप आता है। यहाँ पर मेनलैंड 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहां जाता है 38 डिग्री तक। ऐसे ही यहाँ पर 67 से स्टार्ट हो जाएगा, यहां आप मान लो 97। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में गैप कितना? 67, 97, 38, 8, गैप कितना आया? 30 का। 30 डिग्री 15 डिग्री बराबर कितना होता साहब जी? 1 घंटे। 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 2 घंटे। यही वजह है कि 2 घंटे का क्षेत्र हमारा ये वाला करके कहलाता था। भारत ने जो मानक देशांतर मान लिया वो कितना है? 82 एंड हाफ, 82 एंड हाफ करके कहलाता है। 82 एंड हाफ ही क्यों माना, मान लो ऐसा पूछ देगा, दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो वहां पर फिर अटकने की सिचुएशन, स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 पूछेगा आपसे कि भारत में कितने समय जोन हो सकते हैं? टाइम जोन कितने हो सकते हैं? इसके लिए कोई कमेटी बनी है, एक अजय माथुर कमेटी बनी है इससे पूर्व में, थोड़ी सा ध्यान रखना फैक्ट। क्वेश्चन पूछेगा भारत में कितने समय जोन हो सकते हैं, टाइम जोन हो सकते हैं। तो बोले ये सर हम गाइड पे पढ़ के नहीं आए हैं। तो ध्यान रखना, जो भी वर्ल्ड वाइड टाइम जोन बनाए जाते हैं उसमें एक समझौता है, एक आपसी सहमति है कि 7.5 डिग्री है ना, 7.5 डिग्री पर ही एक टाइम जोन होता है। कितने पर? 7.5 डिग्री पर ही। इसको कहा जाता है 7 डिग्री 30 मिनट करके कहा जाता है उसकी लैंग्वेज में। आपकी सरलता के लिए मैंने 7.5 लिख दिया है। 7 डिग्री 30 मिनट पर ही एक टाइम जोन होता है।
अब बताइए कि भारत में कितने टाइम जोन हो सकते हैं। तो ये आपको गाइड वाइड में पढ़ने समझने नहीं मिलने वाला है। कितने होंगे? 6 होंगे। हाँ या नहीं? हाँ। हाँ या नहीं, कुछ तो हाँ तो बोलेंगे, ना तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो 6 तो एक गलत जवाब है। सामने लिखा हुआ उसका उत्तर 30 डिग्री का टोटल गैप लिखा हुआ है। कितने 7.5 इसमें आ सकते हैं? एक टाइम जोन कितने पर रखा जाए? 7 डिग्री 30 मिनट यानी 7.5 पर। कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? दिस इज द राइट आंसर। यहां तो यहां ही लेंगे आप। टाइम जो होता है कभी भी आप ध्यान रखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेज होता है, यानी जो देशांतर होते हैं उस पर आधारित है। यही तो आपने 82.5 माना कि देशांतर करके माना हुआ है। अक्षांश थोड़ी माना कि कर करेगा हमने टाइम जोन अपना बना के रखा होगा। इसको माना है आपने 82.5 देशांतर को करके माना हुआ है साहब। द नेक्स्ट बना जाते हैं। तो हमने ये चुना हुआ है 82.5 भी जो है आपका, तो 7.5 की ही सीरीज है वो। 7.5 उसका डबल 15, तो वही तो आपने किया 67 में, ये जोड़ दिया आपने, तो 82 एंड हाफ करके माना हुआ है। वर्ल्ड के टाइम जोन से 5 घंटे 30 मिनट हमारा आगे करके कहलाता है। तो ये पॉइंट हमने पढ़ा, तो इन बहुत ही बेसिक सी बातों को हमने जाना। नेक्स्ट बना जाते हैं भारत की लंबाई एंड चौड़ाई। भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में 32, 14, 29, 33 किलोमीटर। सीधे एक फोन नंबर की तरह ध्यान रखने का प्रयास करना। 32, 14, 29, 33, इसको ऐसे लिखा जाता है 3214। क्लियर? ऐसे लिखेंगे। और 29, 33 ऐसे लिखना। इसका एक खास मीनिंग है कि हमने ऐसा ही क्यों लिखा है। इसका मतलब है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में कितना है? 32, 14 किलोमीटर। लेफ्ट टू राइट, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, जो कहना चाहो, उसमें कितनी है भारत की चौड़ाई? 29, 33 किलोमीटर है। क्वेश्चन एग्जामिनर कहेगा भारत लंबाई में ज्यादा है कि चौड़ाई में? तो लंबाई में ज्यादा है करके आपसे पूछ लेने वाला है, तो इसको थोड़ी सा प्रिपेयर रखने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट वन, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ये उष्ण कटिबंध क्या है? यहां पर से 23.5, 23.5 डिग्री, जिसे आप कर्क रेखा बोलते हैं, वह गुजरती है। इसको ध्यान रखना। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। पढ़ चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ जाइए। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने यूटीज हैं? पॉलिटिकल में अपन देखेंगे, मैपिंग कर ही रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। भारत का क्षेत्रफल, भारत का एरिया, क्षेत्रफल 3287, 32 लाख, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर करके कहलाता है। वर्ल्ड के टोटल एरिया का कितना है? 2.4% है। लेकिन वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है? तो 17, 17.5% पॉपुलेशन रहती है। यही विरोधाभास है कि बोले साहब क्षेत्र इतना है तो आपको अपनी आबादी लगभग उसी के आसपास कुछ रखनी चाहिए, लेकिन वर्ल्ड का एरिया कम है आपके पास ना, आप अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, आपके जनसंख्या दबाव, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी इत्यादि समस्या उत्पन्न हो रही है, जल संकट और न जाने क्या क्या। क्लियर? ये हम देखें, वर्ल्ड में अगर एरिया वाइज देखा जाए तो भारत कौन से नंबर का देश है? तो 7 कीवर्ड आपसे कहा है, 7 देशों की सीमा लगती है और 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश करके कहलाता है, दैट इज इंडिया। वर्ल्ड वाइड हम देखें तो नंबर 1 कहलाता है रशिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन। भारत का आकार चतुर्भुजी आपको एक स्टार फॉर्मेट में देखने के लिए मिल जाने वाला है, दैट इज भारत, और ये है भारतीय उपमहाद्वीप। इसकी अवधारणा, भारतीय उपमहाद्वीप, सबसे पहला पॉइंट, वर्ल्ड का एकमात्र देश जिसके नाम पर कोई महाद्वीप है वह कौन सा है? दैट इज, ये तो बच्चे ढूंढते रह जाएंगे, बोले सर एशिया तो किसी देश का नाम नहीं है। अमेरिका, हाँ अमेरिका होगा, ऐसा लगेगा उनको, अमेरिका लगा के आ जाएंगे, कंफ्यूज होंगे, वो गलत है जवाब। दैट इज भारत, नॉट अमेरिका। उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जबकि देश का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करके है, अलग अलग बात है। इसका नाम है भारत, और यही है भारत का उपमहाद्वीप, एज इट इज नेम है।
तो विश्व में एक ही है वो देश, दैट इज इंडिया, भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसका कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपसे बहुत स्पेसिफाइड करके कहेगा भारतीय उपमहाद्वीप में जियोग्राफिकल वे में भूतात्विक संरचना के अनुसार, नॉट दी पॉलिटिकल, इस बात को ध्यान रखना, कितने देश आते हैं। ऑप्शन मिलेंगे आपको 4, 5, 6, 7। तो ध्यान रखना, जब आप पॉलिटिकल पढ़ते हो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक परिदृश्य में, तब वहां 7 आते हैं, लेकिन जब आप जियोग्राफिकल संदर्भ में पढ़ते हो तब वह 5 आते हैं। क्लियर कर दे रहे, 5 कौन कौन से आते हैं, क्लियर? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। जबकि पॉलिटिकल वे में अफगानिस्तान भी जुड़ जाता है, श्रीलंका भी जुड़ जाता है। मामला क्लियर है? तो 7 हो जाते हैं। ये पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल क्या है, आप इसको पढ़ते हैं। जैसे हिमालय को देखें आप, बोले सर हिमालय को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो बेस देखना पड़ता है किस आधार पर। आप ये सिंपल से इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम नहीं है कि कितने हिस्सों में बांटा गया, आपको क्लियर करना पड़ेगा सब किस आधार पर, भूतात्विक संरचना के आधार पर, चट्टानों के आधार पर, कालक्रम के आधार पर, दिशाओं के आधार पर। तो कभी आप हिमालय का विभाजन उसकी रेंजेस के आधार पर पढ़ते हो, इधर शिवालिक है, धौलाधार है, फला है, ढिका है। कभी आप पढ़ते हो छोटा हिमालय है, बड़ा हिमालय है, मध्य हिमालय है, ऐसा पढ़ते हो। कभी पुराना हिमालय पढ़ते हो, कभी नया पढ़ते हो, कभी ट्रांस हिमालय पढ़ते हो, कभी कुछ पढ़ते हो, कभी अरुणाचल प्रदेश वाला हिमालय पढ़ते हो, कभी सिक्किम हिमालय पढ़ते हो, कभी कश्मीर हिमालय करके आप पढ़ते हो। तो अलग अलग नाम है, अलग अलग कैटेगरीज है, तो उसका बेस देखना पड़ता है कि संरचना के आधार पर, आयु के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, पॉलिटिकल आधार पर, राजनीतिक आधार पर, की भूतात्विक संरचना ज्योग्राफिकल वे के आधार पर, इस आधार पर 5, इस पर ये। ऐसे ही मध्य प्रदेश पढ़ोगे, मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया हुआ है, कहीं पर 5, कहीं पर 7 और कहीं 11 देखने को मिलेगा। सही है वो सब? बच्चे कंफ्यूज घूमते, बोले सर इसमें आएगा किसमें आएगा, उसका बेस तो देखो वो पूछ क्या रहा है आपको, वो देखते नहीं, एक फैक्टर रट्टा मार के पहुंच जाते हैं। क्या होगा सर, पढ़ने का तरीका थोड़ी सा देखिए, तो आपको यहाँ मिलेगा, आराम से पूरी डिटेल मिलेगी आपको, देखिएगा। मैं चाहता तो नोट से बता सकता था आपको, बट मैं चाहूंगा कि इनको लेकर चलो साहब, नोट से भी पढ़ने हैं, इनको भी पढ़ना है। इसके बाद में आपको लगता नहीं सर हम तो लूसेंट पढ़ने चले, पढ़ो, बोले सर हम माजिद हुसैन पढ़ने चले, बिल्कुल पढ़ सकते हो। बोले सर हम महेश बड़वाल पढ़ लो, अरे हम कह रहे साहब आप तो समिंदर सिंह उठा के पढ़ लो, आपको जो पढ़नी है साहब आप वो पढ़िए, पर पहले ये, क्योंकि पेपर में जो चीजें बाकी बच्चों से नहीं बनने वाली, वो सिर्फ इन्हीं बच्चों से बनने वाली है जिन्होंने इस वे में ऐसे और ऐसे तैयार किया, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, भारत कहां से कैसा क्या डिवाइड होता है, किन किन क्षेत्रों से करके देखने को मिलेगा। यहाँ पर हिमालय श्रेणी हम बात कर चुके हैं, ये पूरा पूरा हिमालय। आगे हम देखेंगे तो अराकानियोमा श्रेणी यहाँ पर म्यांमार और इंडिया को अलग कर रही है। अफगानिस्तान और ये वाला एरिया हिंदू कश, सुलेमान, किरथार। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो श्रीलंका और इंडिया को लेकर होता है। ऐसे ये जो पुल बना हुआ है, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, तो ऊपर पाकिस्तान पड़ता तो पाक की खाड़ी ऊपर मिलेगी आपको, कि मन्नार की खाड़ी थोड़ी सा नीचे होगी। इन पॉइंट्स को ध्यान रख लेना। ये कौन सी जल संधि इंडोनेशिया और अंडमान सागर वाले एरिया को अलग कर रही है, तो मलक्का। अगेन आपसे पूछ लेगा पश्चिमोत्तर भारत के संदर्भ में, यहां पर पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र आप पढ़ेंगे। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि होर्मुज जल संधि एक महत्वपूर्ण पॉइंट निभाती है, वो पूछते हैं आपसे। इसको एटलस पर अपन देखेंगे, देख चुके हैं, इसीलिए डिटेल में नहीं बता रहे साहब, काफी इसकी मैपिंग कर चुके हैं। बार बार पूछता होर्मुज जल संधि कहाँ है, बॉब अलमांडे की जल संधि कहाँ है साहब, ये बार बार आप पूछते, उसकी वजह है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा।